28 फरवरी 2026 सुबह 9:45 आयतुल्ला खोमेनी जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, वो ईरान के कैपिटल तेहरान में एक मीटिंग को लीड कर रहे थे। इस मीटिंग में ईरान के सारे बड़े ऑफिशियल्स शामिल थे, लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई 10 पे जाके टिकती है, वैसे ही हवा से एक बंकर बस्टर बॉम्ब आता है और इस मीटिंग को तबाह कर देता है। आयतुल्ला खोमेनी was no more. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. एक बंदा जो ईरान को सालों से लीड कर रहा था, यूएस और इजराइल ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। यूएस और इजराइल दोनों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहते थे। वो चाहते थे ईरान के लोग एक रेवोल्यूशन लाएं और ईरान का जो रिजीम है उसे पूरा का पूरा चेंज कर दें, जो आज तक हमें होते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन आखिरकार यूएस और इजराइल ने ऐसा अटैक किया क्यों? क्या आपको पता है, यूएस और ईरान एक समय पे बेस्ट बडीज हुआ करते थे। बिना ईरान के यूएस नहीं था और बिना यूएस के ईरान नहीं था। तो आज समय ऐसा क्या बदल गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को वहां के सुप्रीम लीडर को सीधा मारना पड़ा है। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. और ईरान आखिर रिटालिएट कैसे कर रहा है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ईरान और यूएस की जो दोस्ती है वो बहुत ही ज्यादा पुरानी है। 1950s का समय था, वर्ल्ड वॉर 2 अभी अभी खत्म हुआ था और लोगों को दो बड़ी चीजों की जरूरत थी। एक तो न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि यूएस के पास पहले से था, और दूसरा लोगों को ऑयल की जरूरत थी, क्योंकि बड़े नेशंस को अभी तक समझ में आ गया था कि ऑयल जिसके पास होगा वही एक मात्र रिच कंट्री बन पाएगी। यूएस ऑयल की तलाश में पूरा दुनिया घूम रहा था। यूएस अपने ट्रूप्स को भी अलग अलग जगह पे डिप्लॉय करता था ताकि वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सके। तभी जाके वो ईरान पहुंचता है और ईरान में उसको थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व मिल जाता है। ईरान को उस समय ईरान के शाह लीड किया करते थे, उस समय के जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, और ईरान के शाह बेस्ट बडीज बन जाते हैं। यूएस बोलता है ईरान को कि हम आपको सारे स्ट्रेटेजिक हेल्प करेंगे, हम आपको गन्स, एम्युनिशन देंगे और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का एक प्लान भी देंगे। बदले में ईरान क्या वादा करता है? ईरान बोलता है कि हम आपको चीप ऑयल देंगे। इसी दोस्ती की वजह से ईरान बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है। ईरान का जो कैपिटल सिटी तेहरान था, वहां पे स्काई स्क्रेपर बनाए जा रहे थे, वहां पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जा रही थी। वहां जितने भी कार्स रन होते थे सारे के सारे यूएस में बिल्ड हुए थे। जब तक वेस्ट ईरान को चला रहा था तो ईरान के कई सारे लोग खुश भी थे। लेकिन 1971 में कुछ ऐसा होता है जो ईरान के इस पूरे समय को बदल देने वाला था। अब देखिए, ईरान के शाह के अंडर ईरान लगातार डेवलप तो कर रहा था, लेकिन ईरान की करेंसी गिरते जा रही थी। ईरान के जो नॉर्मल लोग थे उनका लिविंग स्टैंडर्ड धीरे धीरे घटता जा रहा था। 1971 में इसके बाद शाह ऑफ ईरान क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। शाह ने 62 हेड ऑफ स्टेट्स को इस पार्टी में बुलाया था और सबको प्राइवेट जेट से इनवाइट किया गया था। आपको विश्वास नहीं होगा इस पार्टी में क्या क्या था। 18,000 किलो फूड पेरिस से मंगवाया गया था, 25,000 वाइन की बोतल बाहर से इंपोर्ट की गई थी, और आइस जो रहता ना, आइस क्यूब, उसको भी यूरोप के मिलिट्री प्लेन्स ड्रॉप करके गए थे। इस पार्टी में टोटल 72,000 करोड़ रुपीस का खर्चा हुआ था, जो कि उस समय क्या, इस समय के हिसाब से भी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थी। इस पार्टी की वजह से ईरान का समय कैसे बदल सकता है, और आखिर जब ईरान के पास पैसा नहीं था तो इतना सारा पैसा लगा कैसे पा रही थी ईरान की सरकार उस समय? यही कंसर्न था उस समय नॉर्मल लोगों का। जो वहां के नॉर्मल लोग थे वो खाने के लिए भी तरस रहे थे, और जब वो देखते हैं शाह ऑफ ईरान इतना सारा पैसा एक पार्टी में लगाता है, सारे के सारे लोग इस शाह के खिलाफ खड़े होने लग रहे थे। धीरे धीरे पूरे ईरान में प्रोटेस्ट होने लग रहे थे, और 1979 का समय आते आते ये प्रोटेस्ट एक रौद्र रूप ले लेता है, और अल्टीमेटली शाह ऑफ ईरान को उनके जगह से हटा दिया जाता है, और आयतुल्ला खोमेनी जो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे उसको ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया जाता है। आयतुल्ला खोमेनी इसके बाद दो बड़े डिसीजन लेते हैं। वो सबसे पहले तो वो ईरान को एक थियोक्रेटिक स्टेट बना देते हैं, वहां पे शरिया लॉ को लागू कर देते हैं, और दूसरा, जितने भी अमेरिकन और यूके बेस्ड कंपनीज थी जो ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रही थी ईरान से और चीप में ऑयल को खरीद रही थी, वो सबसे पहले बोलते हैं ये सारी कंपनीज को बाहर करो ईरान से, और ईरान अब ग्लोबल मार्केट में खुद का ऑयल खुद बेचेगा। इससे हुआ ये, अमेरिका को बहुत ही ज्यादा लॉस होने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका को बदला तो लेना था, तो क्या करते हैं, सद्दाम हुसैन को वो फंड करने लगते हैं और सीधा बोलते हैं वो कि तुम ईरान में फायरिंग करो और ईरान में खोमेनी को तुम मार गिराओ। सद्दाम हुसैन और खोमेनी के बीच में 8 साल तक लगातार वॉर चलती है, सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वजह से, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी से लेके एम्युनिशन हर चीज इस लीडर को प्रोवाइड कर रहे थे। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सद्दाम हुसैन कुछ ऐसा कर देता है जिसके वजह से यूएस को सद्दाम हुसैन को खुद ही मरवाना पड़ता है बाय ऑल मींस। वो कुवैत में हमला कर देता है कुवैत को कब्जा करने के लिए, और उसके बाद यूएस कई सारी कंट्रीज के साथ मिलकर सद्दाम हुसैन को ट्रैक डाउन करती है और उसके बाद अपने पास बुला लेती है भैया उसको।
सद्दाम हुसैन को भी बिट्रे कर चुकी थी अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ईरान को समझ में आ गया था कि कितनी ज्यादा दोगली हो सकती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ईरान को अब अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना था, वो भी खुद से, और वो कई सारे साइंटिस्ट को इसके बाद हायर करने लग रहा था एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। यूएस को जैसे इस बात का पता चलता है, यूएस इजराइल के साथ मिलकर धीरे धीरे क्रैकडाउन शुरू करता है। 2005 का समय आते आते कई सारे साइंटिस्ट्स को ईरान में मार दिया गया था, साइबर अटैक और कई सारे अटैक के वजह से। बदले में ईरान क्या करता था? बदले में ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करवाता था। डायरेक्टली अटैक नहीं करता था ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करवाता था। डायरेक्टली अटैक नहीं करता था, वो कई सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स को फंड करता था जो इजराइल के ऊपर अटैक करते थे। हिजबुल्लाह, हुथीस और हमास जैसे बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा, ये सारे ग्रुप्स को फंड कौन करता है? ईरान करता है, जो कि इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे यूएस क्या चाहता था। यूएस सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, और वो ना बनवाने के लिए एड़ी चोटी तक का दम लगाने के लिए तैयार था। 2015 में बराक ओबामा फाइनली एक एग्रीमेंट करते हैं। After 2 years of negotiations with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. ईरान और यूएस के बीच में जिस एग्रीमेंट के हिसाब से ईरान को अब जितने भी अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसे बंद करना था, और 2018 में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं सरकार में, और सरकार में आने के बाद सबसे पहले इस एग्रीमेंट को फाड़ फेंकते हैं और सीधा बोलते हैं कि इस एग्रीमेंट से यूएस को बहुत ही ज्यादा लॉस हो रहा था। इसके बाद ईरान क्या करता है? फिर से अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाना शुरू कर देता है। ये सारा का सारा इंटेल कहां से मिल रहा है ग्लोबल मीडिया को? यूएस से मिल रहा है। बार बार खोमीनी की हत्या करने का रीजन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब को बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रीजन कुछ और भी हो सकता है। पहले इसके बाद सरप्राइजिंगली 26 फरवरी 2026 को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है ईरान और यूएस के बीच में, जिन टॉक्स का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है। और उसके बाद 28 फरवरी 2026 ये वो दिन था जिस दिन आयतुल्लाह खुमैनी की हत्या कर दी जाती है, और उसके साथ ही साथ 30 बड़े ऑफिशियल्स को भी मार दिया जाता है यूएस और इजराइल के द्वारा। भारत और पूरी दुनिया में कई जगह पर प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो खुमैनी था ये सिर्फ एक लीडर नहीं था एक स्टेट का, बल्कि इस्लाम का भी एक बहुत बड़ा लीडर माना जाता था लोगों के हिसाब से। यूएस का सिर्फ और सिर्फ एक एम था, वो रिजीम चेंज चाहते थे ईरान में। इजराइल भी सेम चीज चाहती थी। जैसे ही बॉम्ब गिराया गया था, दोनों यूएस और इजराइल के प्रेसिडेंट एक ही चीज बोले थे कि आप लोग जाइए और अपने गवर्नमेंट को ओवरटेक कर लीजिए। Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. लेकिन शायद इन दोनों लीडर्स को यह पता नहीं था कि ईरान के पास कई सारे कंटिजेंसी प्लान्स हैं। यानी कि अगर उनके जो लीडर हैं जो 86 ईयर के थे, वो कभी मर जाते हैं तो कोई ना कोई और तो बन ही सकता है ना सुप्रीम लीडर, जैसे कि आज बन चुका है। इजराइल और यूएस का जो एम था ईरान के लिए, वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया है। और यू वोंट बिलीव क्या हुआ है, ईरान में एक स्कूल के ऊपर एक बॉम्ब गिरा है जिसमें 40 से भी ज्यादा बच्चे मारे गए हैं। ये सारे कोलैटरल बोले जाएंगे आगे जाकर फ्यूचर में, लेकिन यूएस ने ये सारे बच्चों को मारा है। इसके बाद ईरान क्या करता है? ईरान रिटालिएट करता है। ईरान अपने आसपास जितने भी नेशन हैं जो यूएस के साथ डायरेक्ट अलायंस में हैं, उनके ऊपर वो बॉम्ब गिराना शुरू कर देता है। दुबई, जो एक समय पे वर्ल्ड का सेफेस्ट प्लेस माना जाता था, उसके ऊपर भी कई सारे बॉम्ब्स गिरते हैं। दुबई के 7 स्टार होटल में एक बॉम्ब गिरता है, दुबई के एयरपोर्ट में बॉम्ब गिरता है, और इस एयरपोर्ट को आज तक शट डाउन कर दिया गया है। पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है सिर्फ और सिर्फ ईरान, इजराइल और यूएस के वजह से। ये वही यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी, जो एक समय बोला करते थे कि मैं पीस का प्रेसिडेंट हूं, आई एम अ प्रेसिडेंट ऑफ पीस। लेकिन ये एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो इंटरनेशनल लॉ ब्रेक करके अलग अलग जगह पर अलग अलग लीडर्स को मार रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टैग के लिए कि उनको फ्यूचर में पीस प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाए। लेकिन ऐसा कौन सा पीस प्रेसिडेंट होता है जिसके वजह से ना ही सिर्फ आज यूएस के ट्रूप्स के ऊपर फायर हो रहा है, जिसमें यूएस के ट्रूप्स मारे जा रहे हैं, इजराइल के ऊपर फायर हो रहा है, यूएई के ऊपर फायर हो रहा है, कुवैत के ऊपर फायर हो रहा है, और अब तो लेबनान के ऊपर भी फायर होने लग रहा है। यही वो पीस प्रेसिडेंट है जिसकी वजह से मेक्सिको भी कुछ दिन पहले जल रही थी और इल्लीगली कई सारे लीडर्स को मार दिया गया है या यूएस इंपोर्ट कर लिया गया है। वेल, आप क्या सोचते हैं इस पूरे इशू के बारे में, और क्या आपके भी कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार दुबई जैसे सेफ जगह पे रहते हैं जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।